स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे साहसी युवाओं, ये विश्वास रखो कि तुम सब बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हो। नमस्कार। आज हम भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ी संभावना भी, मतलब यहाँ के युवा, उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी संख्या वो क्या अवसर लेकर आती हैं और कौन सी चुनौतियां हैं उनके रास्ते में। हमारी ये चर्चा द हिंदू में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है। उसका शीर्षक है भारत के युवा, क्षमताएं और चुनौतियां। और देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई भी नजदीक है और 2025 की जो थीम है वो भी युवाओं को सशक्त बनाने पर ही है। तो ये विषय और भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इस अहम मुद्दे की परतों को खोलते हैं। ये उन सभी के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर भारत के भविष्य को समझने में रुचि रखते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले कुछ बुनियादी आंकड़ों पर नजर डालते हैं, है ना? हाँ, जरूर। यूनिसेफ कहता है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। सबसे बड़ी? हाँ, 15 से 29 साल के। सोचिए, करीब 371 मिलियन लोग। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, असाधारण है। हालांकि एक बात है, 2021 में ये कुल आबादी का लगभग 27.2% है। अच्छा। और अनुमान ये है कि 2036 तक ये अनुपात थोड़ा कम होगा, शायद 22.7% के आसपास। लेकिन तब भी जो असल संख्या होगी वो बहुत बड़ी होगी। इसमें क्षमता तो जबरदस्त है। और यहीं पे वो बात आती है जनसांख्यिकीय लाभांश, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड की। ये यूपीएससी मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का सीधा मतलब है कि जब देश की कामकाजी उम्र की आबादी, मतलब वो लोग जो कमा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, हाँ, वो आश्रित आबादी यानी बच्चे और बुजुर्ग, उनके मुकाबले काफी ज्यादा हों, तो इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। हाँ बिल्कुल, ये आर्थिक विकास के लिए एक सुनहरा मौका होता है। विश्व बैंक और नीति आयोग का तो अनुमान है कि अगर हम इस क्षमता का सही से इस्तेमाल करें। $1 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस क्षमता को सही दिशा देने के लिए सरकार ने भी तो नीतियां बनाई हैं, शायद 1988 से ही। जी हाँ, बिल्कुल, समय समय पर नीतियां आई हैं। पहली राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में आई थी, फिर 2003 में और 2014 में। और 2014 वाली ने युवाओं की उम्र 15-29 साल तय की थी, है ना? सही, और उनका सशक्तिकरण लक्ष्य था। अब जो 2024 की मसौदा नीति है वो थोड़ी और व्यापक है। अच्छा, कैसे? वो सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, हाँ, NEP 2020 जी, उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं। और 2030 तक युवा विकास का एक तरह का रोड मैप देने का प्रयास है इसमें। ये तो दिलचस्प है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं कि ये विशाल युवा आबादी मौके कैसे पैदा कर रही है, अवसर कहाँ दिख रहे हैं? कई तरह से। पहला तो साफ है, नवाचार और उद्यमिता, स्टार्टअप्स वाला। हाँ बिल्कुल। आज भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे देखिए, उसकी रीढ़ तो युवा ही है। नई नई तकनीकें, नए समाधान, वो सब ला रहे हैं। दूसरा, ये युवा आबादी भारत को वैश्विक कार्यबल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बनाती है। अच्छा, ग्लोबल लेवल पर? जी, टेक हो, हेल्थ केयर हो, इन जैसे क्षेत्रों में दुनिया भर में कुशल लोगों की जरूरत है। खासकर वो देश जिनकी आबादी बूढ़ी हो रही है, जैसे जर्मनी, जापान। हाँ, वहाँ तो स्किल्ड लोगों की बहुत कमी है। बिल्कुल, तो भारतीय युवा उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी तो उनका असर दिख रहा है। निश्चित रूप से युवा जो हैं वो सामाजिक बदलावों के वाहक बन रहे हैं। जैसे लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को लीजिए, उस पर वे खुलकर आवाज उठा रहे हैं। पिंजरा तोड़ जैसे आंदोलन इसके उदाहरण है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और भारत की सॉफ्ट पावर को भी देखिए, कला, संगीत, सिनेमा, इसमें युवाओं का योगदान वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है। सही बात है। साथ ही जो राष्ट्रीय सेवा योजना है NSS, हाँ, कॉलेजों में होती है। जी, उसके माध्यम से वो नागरिक जुड़ाव सीखते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में भी उनकी भूमिका है। ये तो हुए अवसर, लेकिन एक संतुलित और आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए हमें चुनौतियों पर भी उतनी ही गंभीरता से बात करनी होगी। कौन सी मुख्य बाधाएं हैं? चुनौतियां भी कम गंभीर नहीं हैं, ये मानना पड़ेगा। एक बड़ा मुद्दा है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 के आंकड़े देखें तो बाल विवाह में कमी तो आई है, अब 23.3% है। फिर भी काफी ज्यादा है। हाँ, चिंताजनक तो है ही। और अनपेक्षित गर्भधारण भी एक समस्या है, करीब 36%। फिर लैंगिक असमानता, वो आज भी महिलाओं की शिक्षा, उनके रोजगार, फैसले लेने की आजादी, इन सब पर असर डालती है। और मानसिक स्वास्थ्य का संकट,
वो भी आजकल बहुत सुनने में आता है। आंकड़े तो डराने वाले होते हैं। हाँ, वो बहुत गंभीर स्थिति है। युवाओं में तनाव, चिंता, डिप्रेशन ये सब बढ़ रहा है। कितना गंभीर? देखिए, 2020 से 22 के बीच सिर्फ 2 साल में 15 से 29 साल के 60,700 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की। ये आंकड़े वाकई झकझोर देते हैं। हे भगवान! इसके अलावा रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो शिक्षा मिल रही है और जो नौकरी के बाजार को चाहिए, उसमें मेल नहीं है। मतलब स्किल गैप? हाँ, बिल्कुल स्किल गैप है। इससे पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। कई युवा तो वो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जहाँ कोई स्थिरता नहीं है। और नशीली दवाओं का सेवन? वो भी एक बढ़ती हुई चिंता है, खासकर कुछ इलाकों में। तो ये तो काफी जटिल चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए किस तरह के समाधानों पर जोर दिया जा रहा है? सरकारी पहले क्या कर रही हैं? समाधान भी कई स्तरों पर सोचने होंगे। पहला तो है शिक्षा प्रणाली में सुधार। जैसे NEP 20 में कहा गया है, रटने के बजाय समझने, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर देना। दूसरा, नौकरी से जुड़ा कौशल विकास। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है, PMNAPS। हाँ, अप्रेंटिसशिप वाली। जी, उसके तहत अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना ताकि इंडस्ट्री और युवाओं के बीच एक पुल बन सके। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाएं वो सुलभ हों, सस्ती हों, खासकर मानसिक स्वास्थ्य और यौन प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिले। ये बहुत जरूरी है। चौथा, खेलकूद, कला, इन सब के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और पांचवा, डिजिटल डिवाइड को कम करना, सबको डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। इसमें PM कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, ये सब भी मदद करती होंगी? हाँ, ये पहले भी इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं, स्किलिंग और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि भारत के युवा वो वास्तव में एक दो-धारी तलवार जैसे हैं। एक तरफ अपार संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ गंभीर चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। एकदम सही कहा। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के लिए एक परिवर्तन लाने वाले डेमोग्राफिक डिविडेंड का मौका देती है। लेकिन इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए जो चुनौतियां हमने गिनी, बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक असमानता, इनसे असरदार तरीके से निपटना होगा। मतलब सिर्फ नीतियां बनाना काफी नहीं है? नहीं, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, नवाचार, इन सब में सही निवेश करना होगा। तभी इन युवाओं की जो ऊर्जा है, उसे भारत के विकास में और दुनिया में उसकी जगह मजबूत करने में लगाया जा सकता है। ये वाकई एक गहन विचार का विषय है, खासकर जब हम देश के अगले 25 सालों अमृतकाल के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। भविष्य में टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, वो इन युवाओं के लिए अवसरों और चुनौतियों के पूरे सीन को कैसे बदलेगी? अच्छा सवाल है। रोजगार पर क्या असर होगा? भविष्य में कौन से स्किल जरूरी होंगे? इस पर सोचना जरूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है कि द हिंदू के विश्लेषण पर आधारित यह हमारी गहन चर्चा जानकारी पूर्ण रही होगी और UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार है तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। अगली बार तक सोचते रहें।